ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए आज का ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सिंपल से हम फैक्ट जानेंगे अबाउट द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि भारत में अगर नेशनलिज्म की भावना उभर के आई तो 4-5 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में कि कैसे नेशनलिज्म की भावना बड़ी इंडिया में। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए तो टू द पॉइंट 6-7 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे और एट द एंड कुछ लास्ट में रेलिवेंट फैक्ट के साथ हम अपना ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले हमने ये जाना, पहला पॉइंट तो यही था, पीपल अंडरस्टूड दैट कॉलोनियल रूल वॉज द मेजर कॉज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। लोग ये समझ गए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर रूल किया है, लोगों को ये समझ में आ गया था कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का रीज़न यही है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। ओके, पहला पॉइंट क्या है, लोगों को पता चल गया था। ओके, सेकंड, ब्रिटिश इम्पोज्ड प्रोफेशनल सिविल सर्विस, ए यूनिफाइड जुडिशरी एंड कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज थ्रू आउट द कंट्री। They constructed a modern means of transport and communication, all this for their benefit, but it help us in। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये सेटअप किया था। अब इससे क्या हुआ, एक्चुअल में फ़ायदा हमको हो गया। रेलवे चला दी तो जो वेस्ट बंगाल का है वो गुजरात के लीडर से मिलने लगा, राजस्थान का जो बंदा है साउथ के लीडर से मिलने लगा, तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन देखने को मिली। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो अपने फ़ायदे के लिए की थी, बट यहाँ पर इंडिया के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में मदद मिल गई। राइट, इकोनॉमिक फेट गॉट इंटरकनेक्टेड एज फेलियर इन वन रीजन वुड अफेक्ट अनदर। एक जगह का इम्पैक्ट, जैसे वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा कंगाल हो रहा है तो उसके दूसरे स्टेट में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेड और सप्लाई ये ब्रेक हो जा रहा है। तो समझ में आ गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक फ़ायदा रहा जिससे भारत का नेशनलिज्म उभरा। ऐसे कैसे कि जैसे कोई भी उत्तर प्रदेश का लीडर होगा, वो ट्रेन में चल के साउथ तक जाता था, वहाँ अपने पॉलिटिकल विचार रखेगा, वापस आके उन लोगों से मिलेगा। तो कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने मदद की। सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर। चलिए थर्ड, वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन। वेस्टर्न थॉट में हमेशा सेकुलरिज्म की बात की जाती है, नेशनलिस्ट आइडियाज़ की बात करते हैं, और जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ में ये स्ट्रगल चल रहे थे रिलेटेड टू इक्वलिटी, लिबर्टी। ये तीसरा कारण है, वेस्टर्न जो थॉट्स चल रहे थे उससे भी हमें हेल्प मिल गई हमारे नेशनलिज्म की, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में अमेरिकन जो लोग थे उनको समझ में आ गया था कि नेशन फर्स्ट है, तो हमको भी ये समझ में आ गया। तो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन इज़ अवर थर्ड पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। दिस हेल्प्ड इन डिससेमिनेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ एंड अर्ज पीपल टू यूनाइट वाइल क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। प्रेस और लिटरेचर का रोल, अब इससे क्या होता है, मॉडर्न आइडियाज़ इससे बहुत ज़्यादा फैलते हैं। अर्ज पीपल टू यूनाइट वाइल क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। राइट, यहाँ पर क्या हुआ, जो नए नए प्रेस खोले गए, मैगजीन खोली गई, वो चौथा रीज़न था। अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ सम यूरोपियन स्कॉलर, इंडियन एंड यूरोपियन शेयर्ड कॉमन एंसेस्टर। अब जब लोगों को नए नए विचार आने लगे, नई नई बुक्स उनके सामने आने लगी, क्योंकि कॉलेज तब खुलने लगे थे, तो नेशनलिज्म की भावना तब भी आई कि लोगों को अपना इतिहास जानकर मज़ा आ गया। क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा कि यूरोप और इंडियंस, जो यूरोपियंस और इंडियंस हैं, वो कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। दिस बस्ट द मिथ ऑफ लेटरल रेशियल सुपीरियरिटी। अब इससे पता चल गया क्या कि ऐसा नहीं है कि जो वाइट होते हैं वो सुपीरियर होते हैं ब्राउन में, ब्राउन मुंडे
Brown Munde means Indians, right? So white man burden, and that Indians had a long history of servility to foreign rulers. It helped in gaining self respect and confidence against British. यहाँ से ये पता चला अपने इतिहास के, तो यूरोपियंस और इंडियंस जो हैं कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। साथ ही साथ इससे ये ख़त्म हुआ कि आपका जो मिथ है वाइट रूल कर सकते हैं इंडिया में, वाइट के बिना इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, ये भी मिथ ख़त्म हुआ। और इसी के बेसिस पे नेशनलिज्म की भावना हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। नाउ बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट फैक्ट। इट इज़ अबाउट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। दे वर प्रोग्रेसिव एंड हेल्प इन यूनिफाइंग द सोसाइटी, इंपोर्टेंस इन ग्रोथ नेशनलिज्म। जो दूसरे राजा राम मोहन रॉय या दूसरे लीडर क्या कर रहे थे, रिफॉर्म ला रहे थे, ये मूवमेंट ला रहे थे, तो इससे भी क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में लोगों के मन में चेंजेस आए टुवार्ड्स द नेशनलिज्म कि यार भाई जो राष्ट्रवाद की भावना है, इंडिया एज ए वन कंट्री, यूनिफाइड कंट्री की लोगों में आग जलने लगी थी। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, इट प्रोवाइडेड लीडर्स टू NIC एट ऑल द स्टेजेस, दे हैड सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस एंड ऑफ होप, राइट नाउ। साथ ही साथ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया बढ़ती गई टू प्रोवाइडेड लीडर्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एट ऑल द स्टेजेस, दे हैड सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस एंड ऑफ होप। ठीक है, इसमें क्या था, लोगों को ये विश्वास आ रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल बिहेवियर अपना शो कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में यूनिफाइड लोग देखने को मिल रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, राइज ऑफ नेशन फ्रॉम रूइंस, स्पेनिश एंड पुर्तगीज एम्पायर्स इन साउथ अमेरिका। जो दूसरे कॉन्टिनेंट के एरिया में स्पेनिश, पुर्तगीज़ ये नेशन बढ़ रहे थे, ठीक है, बट जो दूसरे साउथ अफ्रीका जैसे अफ्रीका वाले उसमें कॉलोनी बनाई हुई थी, तो वो लोग जीत रहे थे, वियतनाम लोग जीत रहे थे। तो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट जो चल रहे थे, जो यूरोपियन कंट्रीज दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके राज कर रही थी, वो हारने लगी थी, वहाँ लिबरेशन मूवमेंट शुरू होने लगे थे। नेक्स्ट है रिएक्शनरी पॉलिसीज़ एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। अब रिएक्शनरी पॉलिसीज़ एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स ये क्या हैं? डेलिब्रेट पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन hurt Indians like Lytton reduces age limit for ICS exam to 19 years. Grand Delhi Darbar despite famine in India. Vernacular Press Act and Arms Act. अब देखो, एक नेशनलिज्म की भावना इसलिए भी उठी क्योंकि एक तो है जो इंडियन सिविल सर्विसेज में लोगों की जो एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया कि आप जो है अब 19 साल तक की जो मैक्सिमम लिमिट बना दी, 19 साल तक इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सोचो UPSC की तैयारी आप कर रहे हो तो मैक्सिमम एज यही रख दी गई, ठीक है, टू 19 ईयर्स, मतलब 19 साल में एग्ज़ाम क्रैक करो। सोचो 19 साल में, और वो सिलेबस ऐसा रखते थे पूछो मत, यूरोपियन वाले सब्जेक्ट उसमें रख देते थे। ग्रांड दिल्ली दरबार 1877 तक पूरा फेमाइन आया हुआ था, भुखमरी चल रही थी, तो फिर भी दिल्ली दरबार क्या कर रहा था, इतना ज़्यादा ग्रांड सेलिब्रेशन किया। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये चीज़ें लिखी गई थी कि पर्टिकुलर जो लोकल हमारे जो बेसिक डोमेस्टिक मैगज़ीन है उनको बैन कर दिया, शुरू कर दिया, अगर प्रिंट होते थे। नाउ साथ ही साथ आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ग्रांड दिल्ली दरबार, इस टाइप के जो इवेंट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, उसके वजह से नेशनलिज्म की भावना उभर के आई। तो हमने यहाँ पर कुछ 6 या 7 पॉइंट पढ़ लिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन अब फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू नेशनलिज्म कि भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की जो भावना है वो कैसे उभर के आई, वो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। तो फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहला समझ में आ गया, कॉलोनियल इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा था, ये रीज़न था कि लोगों को पता चल गया था कि भारत की इकॉनमी पीछे क्यों जा रही है, एक रीज़न ये था। सेकंड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भारत वालों के लिए अच्छा हुआ क्योंकि एक रेल अगर उत्तर प्रदेश से जा रही है तो साउथ में भी जा रही है, तो वहाँ से वहाँ के लीडर साउथ के लीडर से मिलने लगे, दूसरा ये कारण है। तो सभी लोगों के अपने जो विचार थे उन्होंने पेश किया और मैगजीन भी छापी गई जिसे वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन में इंक्लूड कर दोगे। तीसरा, प्रेस एंड लिटरेशन, अलग अलग बुक्स, नए नए कॉलेज खुल रहे थे, तो वहाँ पर यही बातें होने लग रही थी कि किस तरह से जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन की वजह से आ रही है। इंडिया का पास्ट क्या था, हिस्टोरियस ग्लोरियस पास्ट, लोगों को वो पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। इस वजह से लोगों को एक यूनिफाइड इंडिया की फीलिंग आने लगी थी कि नहीं, राष्ट्रवाद, एक ही राष्ट्र रहेगा, इंडिया। मिडिल क्लास लोग बढ़ रहे थे, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इक्वलिटी, लिबर्टी की बात कर रही थी।
बात यहाँ पर यह है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी कैसे बना सकती है, ऐसा जो है ये मूवमेंट शुरू हो रहा था। ठीक है, स्पेनिश, पुर्तगीज़, साउथ अमेरिका में, फ्रांस के यूरोपियन मूवमेंट के आपने सभी चीज़ें पढ़ी है। साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो डोमिनेटिंग लॉज लेके आई, जैसे ग्रांड दिल्ली दरबार, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि फेमाइन, भुखमरी हुई थी पूरी तरह, लोग स्टारवेशन से मर रहे थे। वहाँ पर उस समय 1877 में ग्रांड दिल्ली दरबार सजाया था। ठीक है, तो ये सब रीजन है। नाउ बात करते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन द अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वर डोमिनेटेड बाय वेल्दी एंड वर लोकल और रीजनल इन नेचर। 3 मेजर डिमांड्स थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब लोग क्या चाह रहे थे? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा का विस्तार। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि नेशनलिज्म इन इंडिया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या क्या कारण थे। यही यूपीएससी या दूसरे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा। तो ये 7 पॉइंट ईजिली आपको कवर हो चुके होंगे। ठीक है, नाउ बात करते हैं सबसे पहले ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। सबसे पहला कारण है, देखो पॉइंट वाइज आप करोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहला, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज एब्सेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि 1857 की क्रांति थी तो हर एक राज्य ऐसा एज ए इंडिया नेशन की करके नहीं लड़ रहा था। नेशनलिस्ट की भावना नहीं थी, सब अपने ग्राउंड लेवल पर अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे। जैसे जमींदार हैं तो वो जब अपने बेसिस पर, कहीं पर जमींदारी रिवोल्ट चल रहा है, कहीं पर किसान पर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं तो वो अपने बेसिस पर लड़ रहे हैं। तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो एज ए पूरा ऑल ओवर पैन इंडिया मूवमेंट था ही नहीं कभी। तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन एब्सेंट था, ये सबसे पहला कारण है कि क्यों रिवॉल्ट फेल हुआ। नाउ ओनली लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया, तो सिर्फ ये मूवमेंट रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे ही लिमिटेड था। तो पहला आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये आप यूपीएससी प्रीलिम्स में आप कभी भी इसका आंसर सही कर सकते हैं ना। सेकेंड बात है, ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, क्या सभी लोगों ने ज्वाइन किया? नहीं। बिग जमींदार, तालुकदार, मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर प्रिफर्ड ब्रिटिश रूल। उनके समय में तो यार जमींदार को ले ही वो अच्छे लॉ निकाल के आ रहे हैं, तो सभी लोगों ने कहा कि ब्रिटिश रूल जो है सही है, और बड़े बड़े जो जमींदार हैं उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। मैनी किंग्स एंड प्रिंस डिडंट सपोर्ट रिवॉल्टर्स, लाइक बहुत सारे ऐसे राजा थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया बल्कि क्रिटिसाइज किया, और बहुत सारे लोगों को पकड़वाया भी। किनके लिए? ब्रिटिश इंडिया के लिए। तो समझ रहे हो, पहला क्वेश्चन ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी राज्य एक साथ ऐसा नहीं था, सभी के अपने अपने कॉज थे। सेकंड, ये मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही फैला था। सेकंड, सभी क्लासेस ने ज्वाइन नहीं किया। बड़े जमींदार, तालुकदार, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, मनी लेंडर हैं, जो जिनके बैंक्स चलते हैं, उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया इस मूवमेंट को। राइट। थर्ड बात करते हैं पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। यूरोपियन सोल्जर्स वर इक्विप्ड विथ लेटेस्ट वेपनरी अनलाइक इंडियंस। थर्ड सबसे बड़ा कॉज है कि ठीक है नॉर्थ इंडिया वाले हैं तो खतरनाक, सभी लोगों ने मिलके उनको लड़ा भी, बट क्या यूरोपियंस की तरह उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वेपन में? आंसर विल बी नो, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, नो यूनिफाइड एंड एबल लीडरशिप ऑन इंडियन साइड। राइट। रेबल्स रिप्रेजेंटेड डाइवर्स एलिमेंट विद डिफरिंग ग्रीवेंसेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करंट पॉलिटिक्स। तो कोई सेंट्रल लीडरशिप भी नहीं थी, नो यूनिफाइड एंड एबल लीडरशिप ऑन इंडियन साइड, नो यूनिफाइड ideology, rebels represented diverse element with differing grievances and concept of current politics, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट थे। नोट, there was widespread unity between Hindus and Muslim at all levels during this revolt। सबसे बड़ी बात है यूपीएससी प्रीलिम्स की, आपको जानना ही होगा कि हिंदू और मुस्लिम में ड्यूरिंग द रिवॉल्ट कोई बड़े मतभेद थे ही नहीं। सोचो, हिंदू मुस्लिम मिलके, मतलब ऐसा कोई पार्टीशन नहीं था उस समय ड्यूरिंग 1857। अब बात करते हैं, ये तो मैंने फेलियर के सभी जितने भी पॉइंट हैं सभी मेंशन कर दिए। नाउ बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई? कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन आने लगा था।
रानी ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बकेती कंपनी कर रही है, प्राइवेट कंपनी है तो सिंपल सी बात है बकेती करेगी, तो क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोली हर चीज पूरी तरह अबोलिश कर दिया था। अब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया होगा, ब्रिटिश क्राउन का पोजेशन बोला जाएगा, मतलब अब रानी रूल करेगी। अब 1857 के बाद कोई कंपनी रूल नहीं करेगी। एक्सपांशन एंड एनेक्सेशन वाज एंडेड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने 1857 के बाद कहा कि अब मुझे कोई टेरिटरी को एक्सपांड नहीं करना, कहीं लड़ना नहीं, एनेक्स नहीं करना, अब उन्हें ट्रेड बढ़ाना था। आर्मी वाज थॉरली रीऑर्गेनाइज्ड एंड ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी डिवीजन एंड काउंटर पॉइस, रेशियल हेटर्ड बिटवीन द रूल्ड एंड रूलिंग क्लास इंक्रीज्ड। रेशियल हेटर जो हेट है मतलब रूल्ड और रूलिंग क्लास के बीच में बढ़ गया। इससे सबसे बड़ी बात है रेशियल हेटर्ड, बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन एक तो कास्ट के बेसिस पर होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन या वाइड गैप डिफरेंस आपका होता है किस जगह से आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, रीजनलिज्म आ जाता है। वाइट म्यूटिनी, रिसेंटमेंट अमंग कंपनी फोर्सेस टू ट्रांसफर देयर एलिजियंस टू ब्रिटिश आर्मी। अब ऐसा नहीं था कि इंडियन म्यूटिनी हुई, वाइट म्यूटिनी भी हुई, ठीक है, कंपनी के बीच में भी गुस्सा हुआ टू ट्रांसफर देयर एलिजियंस टू ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं था कि 1857 रिवोल्ट के बाद इंडियन म्यूटिनी तो खत्म हो गई, उसके बाद वाइट म्यूटिनी भी चली ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट भी, राइट। रिसेंटमेंट अमंग कंपनी फोर्सेस के अगेंस्ट भी गुस्सा था, नाराजगी थी, राइट। चलिए बात करते हैं रिवॉल्ट के फायदे क्या क्या हुए। इट शोड अप द ग्लैरिंग शॉर्टकमिंग इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स आर्मी विच दे रेक्टिफाइड प्रोमोटली। अब यहाँ पर इससे पता चला कि यह कंपनी बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव नेचर, हैवी टैक्सेशन ये कर रही है, और कहीं ना कहीं कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें भी पता चली ब्रिटिश क्राउन को। द सेंसलेस एट्रोसिटीज़ जो कि अपने लिए सही थी, द सेंसलेस एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय बोथ साइड्स सॉक्ड द इंडियन इंटेलेक्चुअल हु वर इंक्रीजिंगली कन्विंस्ड द वायलेंस वाज टू बी एस्क्यूड इन एनी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहाँ पर यह भी पता चला कि हाँ, अगर कोई फ्रीडम चाहता है या फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो इंडियन इंटेलेक्चुअल था वो कहीं ना कहीं कन्विंस हुए कि दैट वायलेंस वाज टू बी एस्क्यूड इन एनी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और दोनों साइड के इंटेलेक्चुअल से ये पता चला, जैसे रूलर्स से हैं, पीजेंट से हैं, उन्होंने अपना वायलेंस किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वायलेंस किया, तो इससे धीरे धीरे ये भी समझ में आया जो इंडियन इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि वायलेंस को मतलब नहीं भी किया जाके ये अच्छा रिवॉल्ट हो सकता था, समझ में आया। तो इंटेलेक्चुअल समझ में आने लगा था कि अगर वायलेंस होगा तो दोनों तरफ से ही लॉस होगा। इट हैड ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, कि आज़ादी के लिए सबसे मेजर कॉज यही रहा, तो समझ में आ गया। तो इट शोड अप द ग्लैरिंग शॉर्ट कमिंग इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच दे रेक्टिफाइड प्रॉम्प्टली। सबसे पहले कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की चीज़ें पता चली। दूसरा ये भी इंडियन इंटेलेक्चुअल ये जान पाए कि वायलेंस को अवॉइड किया जा सकता था, और मेजर चीज़ है इट हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आज़ादी के लिए ये सबसे मेजर कोर्स है, सबसे इनिशियल पाथ इसे ही हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं व्यूज़ ऑन रिवॉल्ट, और आज के 1857 के रिवॉल्ट को हम ख़त्म करेंगे और हमारा ये टॉपिक भी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाता है। वी.डी. सावरकर आर्ग्यू दैट इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बोलते हैं ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसे आप कहते हैं? वी.डी. सावरकर। दूसरा वॉर ऑफ नेशन इंडिपेंडेंट, ताराचंद। R.C. Majumdar conclude that 1857 war of independence of it is neither the first nor national nor a war of independence. Now next है सुरेंद्र नाथ सेन is of view that what began as a fight for religion ended as a war of independence. तो ये लोगों ने कहा है टू द पॉइंट एज इट इज, जैसा बोला है वैसा यहाँ पर लिखा गया है। तो वी.डी. सावरकर के बारे में तो हमेशा पूछा जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने बताया? वी.डी. सावरकर ने बताया। ताराचंद ने क्या बताया? वॉर ऑफ नेशन इंडिपेंडेंस बताया। R.C. मजुमदार ने क्या बताया? नीदर द फर्स्ट
नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सुरेंद्र नाथ सेन ने क्या बताया, इज दैट व्यू दैट बिगिन एज ए फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।